हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, सेमेस्टर थर्ड की। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होने वाले हैं फुल बुक के उन्हें कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, लाइक वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 एंड वीडियो नंबर 5। ये सारी ही जो वीडियोस हैं मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो नंबर 6 होने वाली है, जिसमें हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर रहे हैं। अगर आपने ये सारी ही वीडियोस देख ली तो आपको अपनी बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर इजीली गेन कर पाएंगे। एंड एक और वीडियो होगी जो इन सभी की मर्ज होगी, जो आपकी कोई रिवीजन के लिए होगी, जो आप एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं फटाफट रिवीजन के लिए, ताकि आपको अलग अलग पार्ट चेक ना करने पड़े, अलग अलग जगह ना जाने पड़े, आपको एक ही वीडियो में सबका मर्ज मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को लेने के लिए और क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी वो वीडियोज़ पब्लिश हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन्हें देख पाएँ। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी अपलोड करते ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले उन्हें देख पाएंगे। चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्टिंग करेंगे लास्ट वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 5 में, जहाँ हमने क्वेश्चन छोड़ दिए थे वहीं से आगे हम वीडियो नंबर 6 में उनकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था उसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यानी नोट्स देखना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं नोट्स देखने के, सेल्फ रीड आउट करने के। फर्स्ट वे है आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सेकंड वे जो है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में हमेशा ही बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षण कीजिए कि केंद्र सरकार राज्य की तुलना में कैसे अधिक शक्तिशाली है। यानी आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार है वो किस तरह से राज्य सरकार से या राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। देखिए, हम केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो शक्तियों का विभाजन है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संवर्ती जो सूची है, इन सभी के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं किस तरह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से या राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। इसका आप आंसर किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर देखेंगे, यानी परिचय से, परिचय में आप लिखेंगे भारत एक संघीय देश है, परंतु इसका संघवाद पारंपरिक संघवाद से भिन्न है। यानी हम कह सकते हैं भारत जो है वो एक संघवाद देश है, लेकिन संघवाद से जो पारंपरिक संघवाद है उससे भिन्न देखने को मिलता है। किस तरह से भिन्न है ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया है, परंतु केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक अधिकार और शक्ति प्रदान की है। यानी देखिए, जो शक्ति हैं उनका तो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन जो केंद्र है वो हमेशा राज्य से एक तरह से अधिक है शक्तियों में, क्योंकि केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं। इस कारण विद्वान के.सी. वेयर ने भारत को संघवाद को केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद कहा। इसी कारण जो के.सी. वेयर हैं, इन्होंने कहा कि जो भारत का संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात किसने बोली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शक्ति का असमान विभाजन, किस तरह से जो शक्तियां हैं उनका असमान विभाजन है। इसमें आप लिखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। यानी जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं। पहले ही है हमारी संज्ञा सूची, जो लगभग 97 विषय रखती है। ठीक है, दूसरी है हमारी राज्य सूची, दूसरी है हमारी राज्य सूची जिसमें लगभग 66 विषय हैं। यानी देखिए, जो संघीय सूची है इसमें केंद्र राज्य, केंद्र जो कानून है वो बनाती है, जो राज्य सूची है इसमें राज्य जो कानून है वो बनाती है। फिर आती है हमारी संवर्ती सूची जिसमें लगभग 47 विषय हैं, और जो संवर्ती सूची है इसमें दोनों ही मिलकर, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघीय सूची में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले, मुद्रा, रेल आदि शामिल किए गए हैं किसमें, संघीय सूची में। यदि राज्य और केंद्र में किसी विषय पर टकराव होता है तो केंद्र का कानून सर्वोच्च माना जाता है। यानी अगर ऐसा हो कि कोई कानून है, कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है जिस पर दोनों ही
संघ ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया। तो जो संघ ने और राज्य ने जो कानून बनाया ना इस विषय पर, तो जो संघ वाला है उसे मान्यता दी जाएगी और राज्य वाले को खारिज कर दिया जाएगा। और ये बात कहता है हमारा अनुच्छेद 254, ये हमारा अनुच्छेद इस बात को कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ किस तरह से संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 और 360 के तहत केंद्र सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है। यानी इन सारे अनुच्छेदों के तहत जो केंद्र है वो पूरे देश में कभी भी आपातकाल घोषित कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। यानी जब राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल आ जाए, यानी राष्ट्रीय पर खतरा और जो वित्तीय यानी पैसे से रिलेटेड आपातकाल आ जाए, तो केंद्र राज्य के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य सरकार भंग हो जाती है और शासन केंद्र के अधीन चला जाता है। और राष्ट्रपति अगर शासन लग जाए तो जो राज्य है उसकी जो सरकार है वो भंग कर दी जाती है, यानी खत्म कर दी जाती है और जो सारी शक्ति है केंद्र के हाथों में चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ देखें तो केंद्र सरकार के पास कर संग्रह और वितरण की प्रमुख शक्तियाँ हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति केंद्र पर निर्भर करती है क्योंकि अधिकांश राजस्व स्रोत केंद्र के अधीन होते हैं या केंद्र के अधीन ही है जहाँ से राजस्व लिया जाता है। राज्य को सहायता देने के लिए वित्तीय आयोग बनाया जाता है जो केंद्र के नियंत्रण में कार्य करता है। यानी वित्तीय आयोग जो है वो राज्य की सहायता के लिए बनाया जाता है, लेकिन वित्तीय आयोग भी केंद्र के नियंत्रण में ही कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शासन और प्रशासन पर नियंत्रण किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो केंद्र को प्रतिनिधित्व देता है या प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्यपाल की भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं या राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र के पास राज्य कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकने की शक्ति भी होती है। यानी अगर राष्ट्रपति स्वीकृति ना दे किसी कानून के लिए तो वो रुक भी सकता है। अगर हम इसमें योजना और नीति निर्माण में प्रधानता की बात करें कि क्या प्रधानता होती है, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे देश के विकास की योजना जैसे नीति आयोग, पुणे में योजना आयोग केंद्र के अधीन संचालित होती है। यानी ये जो है ये केंद्र के अधीन ही होता है। राज्य की योजनाएं प्राय केंद्र की नीतियों और अनुमोदनों पर निर्भर करती है। यानी जो भी राज्य नियम या कानून या योजना बना रहा है वो केंद्र की नीतियों और अनुमोदनों पर ही निर्भर करती है। अगर केंद्र मना कर दे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा एकीकृत राज्यपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जो केंद्र के नियंत्रण में है। यानी एकीकृत राज्यपालिका है जो कि किसके नियंत्रण में है, केंद्र के नियंत्रण में है। साथ ही IAS, IPS और IFS जैसे अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के अधीन होती हैं परंतु राज्य में कार्य करती हैं। यानी देखिए जो IAS होते हैं, IPS होते हैं और IFS होते हैं ये केंद्र के अधीन होते हैं लेकिन कार्य कहाँ करते हैं, राज्यों में कार्य करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जो करते हैं वो केंद्र को करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये अधिक शक्तिशाली है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की भूमिका प्रमुख और निर्णायक है। यानी हम कह सकते हैं ऊपर जो हमने पढ़ा उसके निष्कर्ष में कि जो केंद्र की शक्ति है या केंद्र सरकार है उसकी भूमिका राज्य से अत्यधिक है या ये कहें राज्य से बहुत ज़्यादा है। हालांकि राज्यों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है फिर भी भारत का संघवाद एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा है जिससे देश की एकता, स्थिरता और अखंडता बनी हुई है। यानी ये सारी ही चीज़ें हमारी जो देश की एकता है, स्थिरता है और अखंडता है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आपकी फुल बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कवर हो जाते हैं। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड सेकंड वे है नोट्स के लिए कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पर भी मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस जितनी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग भी अच्छे से पास आउट कर पाएँ और अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।